हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार आप सबको हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है 2019 में केमिस्ट्री में पूछे गए प्रश्न का चर्चा करेंगे, जो कि हम लोग इसका एक पार्ट 1 वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए, जिसमें हम लोग 51 से 62 तक का क्वेश्चंस का चर्चा किए हैं, जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल रहा है। और आज भी बहुत कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए एक साथ तो हम 50 क्वेश्चन भी आप लोग को करा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि उस प्रश्न का उत्तर ही बता देना सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो प्रश्न के साथ और 3-4 क्वेश्चन का भी इसमें हम चर्चा करते हैं एक एक क्वेश्चन में, इसीलिए बहुत कॉन्सेप्चुअल रहता है। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक बने रहें। तो समय ना लगाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, बिच्छू बूटी के डंक मारने वाले के चुभने पर जलने का दर्द कारण बनता है। देखिए ये बिच्छू के डंक में मेथेनोइक एसिड होता है। क्या होता है? मेथेनोइक एसिड होता है, जो हमारे शरीर के अंदर में जाके ये दर्द महसूस करता है। तो ये डंक मारने के कारण हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, जिससे मेथेनोइक एसिड हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। और वो मेथेनोइक एसिड कैसा करता है? हमारे शरीर को दर्द पहुंचाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 63 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 64, देखिए डैश बेकिंग सोडा है, इनमें से कौन सा बेकिंग सोडा इसको बोलते हैं? ठीक है, तो चले बेकिंग सोडा के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी आप लोग को देते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा होता क्या है? बेकिंग सोडा जो हम लोग खाते हैं उसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। खाना उना में जो भी हम लोग देते हैं, जैसे कुछ भी बनाते हैं तो हम लोग कभी कभी बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। तो वो बेकिंग सोडा क्या है? वो खाने वाला सोडा को ही हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। खाने वाला सोडा को ही हम लोग खाने वाले सोडा को ही बेकिंग सोडा कहते हैं। खाने वाले सोडा को ही बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, समझे? खाने वाले सोडा को बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। ये खाने वाले सोडा है, खाने वाले सोडा है, बेकिंग पाउडर जिसको बोलते हैं। इसको हम लोग रासायनिक भाषा में बोलेंगे तो इस तरह से कहेंगे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम होता है बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका रासायनिक नाम बेकिंग सोडा का लोग कहा जाए तो क्या कहेंगे हम? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी का रासायनिक सूत्र अगर हम लोग कहा जाए तो रासायनिक होता है Na2CO Na2HCO3। इसको ही कहते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र भी आप लोगों को कभी भी पूछा था, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2HCO3, और उसका रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और एक प्रकार का सोडा होता है, आप लोग जानते हैं, जैसे हम लोग कपड़ा धोते हैं, जो सर्फ यूज करते हैं, वो क्या है? उसको वॉशिंग सोडा है दोस्त। क्या है? वॉशिंग सोडा। ओके, ये वॉशिंग सोडा है। इसी को हम लोग बोलते हैं धोने वाला सोडा भी कहते हैं, या धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा। ठीक है, इसी को कहते हैं धोने वाला सोडा। ठीक है, तो इसका भी हम लोग रासायनिक नाम और रासायनिक केमिकल फॉर्मूला भी जानते हैं, रासायनिक सूत्र भी जानते हैं। देखिए इसका रासायनिक नाम होगा सोडियम कार्बोनेट। इसको हम लोग बोलते हैं, रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, और इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। ठीक है, दोनों सोडा में ये फर्क है दोस्त,
दोनों सोडा में ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो बेकिंग सोडा मतलब जो खाने वाला सोडा है, और इसका रासायनिक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये धोने वाला सोडा जिसको हम लोग बोलते हैं वॉशिंग पाउडर, और इसको ही कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, ओनली सोडियम कार्बोनेट। और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3, इसका रासायनिक सूत्र Na2HCO3। ठीक है, तो चलिए दोनों सोडा के बारे में यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे जाने वाले थे वो सारा चीज़ आप लोग को कॉन्सेप्ट दे दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65, बोरेक्स के निर्माण के लिए डैश का उपयोग होता है। बोरेक्स के निर्माण के लिए डैश का उपयोग होता है, कौन सा, इनमें से कौन सी यौगिक या मिश्रण जो बोरेक्स निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो बोरेक्स का केमिकल रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो वहाँ से पता चलेगा क्या कौन सा यूज करते हैं। देखिए, बोरेक्स निर्माण के लिए कोलमेनाइट, क्या होता है, कोलमेनाइट कोलमेनाइट को सोडियम कार्बोनेट में गर्म किया जाता है। गर्म किया जाए तो प्राप्त क्रिस्टलीय पदार्थ बोरेक्स का निर्माण होता है। प्राप्त क्रिस्टलीय पदार्थ क्या होगा, बोरेक्स का निर्माण होता है। देखिए, केल्मेनाइट का केमिकल फॉर्मूला आप लोग को होता है Ca2B6O11। ठीक है, इस पे क्या बोला हम लोग, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को हीट करने पर हमें प्राप्त होती है बोरेक्स Na2BO4O7, ओके, प्लस 2NaBO2 प्लस 2CaCO3। ये जो केमिकल रिएक्शन है इसी से हम लोग बोरेक्स का निर्माण होता है। ये कोलमेनाइट है Ca2B6O11, कोलमेनाइट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, Ca2B6O11 2 सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट किया जाए तो बोरेक्स का निर्माण होता है। ये जो बोरेक्स है Na2B4O7, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं बोरेक्स। और ये बोरेक्स कौन फॉर्म में है, ये क्रिस्टलीय फॉर्म में है दोस्त, क्रिस्टलीय फॉर्म में है, जिसमें वाटर की मात्रा ना हो, वो क्या है, क्रिस्टलीय फॉर्म है। ये क्रिस्टलीय फॉर्म में Na2B4O7 बोरेक्स का निर्माण हुआ। इसी का जलीय विलयन फॉर्म होता है Na2B4O7 10H2O Na2B4O7 10H2O। इसमें वाटर मोलिकुल्स 10 वाटर मोलिकुल्स प्रेजेंट रहता है, जो कि इसमें वाटर की मात्रा नहीं होता है। तो इसमें 10 वाटर मोलिकुल्स अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, वो निकल जाएगा, तो क्रिस्टलीय फॉर्म बनेगा। तो यही क्रिस्टलीय फॉर्म, और उसमें 10 वाटर मोलिकुल्स अगर मिलाएं तो Na2BO4O7। लेकिन आप लोग अगर पूछा जाए कि इसका बोरेक्स का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो आप लोग जलीय विलयन में तो ये बोलेंगे कि Na2B4O7 10H2O, और अगर क्रिस्टलीय फॉर्म पूछा जाए तो Na2B4O7 खाली कहेंगे। तो हम लोग क्या का उपयोग कर रहे हैं, कोलमेनाइट और सोडियम कार्बोनेट का यूज कर रहे हैं। क्या, सोडियम कार्बोनेट। ना ही आपका ऑप्शन में सोडियम कार्बोनेट है और ना ही आपका ऑप्शन में कोलमेनाइट है। तो इनमें से किसको कहा जाएगा, कौन सा उत्तर हो जाएगा। देखिए, ये वॉशिंग सोडा है, ये वॉशिंग सोडा को ही हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कोलमेनाइट में के साथ गर्म करने पर क्रिस्टलीय बोरेक्स का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, वॉशिंग सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला और इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। और ये बेकिंग सोडा का है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2HCO3। समझ में आया। चलिए देखिए, बहुत सारा आप लोगों को इससे कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं एक क्वेश्चन में। ये बोला प्लास्टर ऑफ पेरिस
डैश प्लास्टर ऑफ पेरिस है। कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस है? देखिए ये हम लोग क्लास 10th में है ना, कि जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करने पर भट्टी में प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है ना। जैसे जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2। ये हेमीहाइड्रेट होता है, जिसको 373 केल्विन पर गर्म करने पर आपको CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2 आपका वाटर क्या करेगा, 373 केल्विन पर अगर हम गर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या है, वाटर की मात्रा बाष्पित हो जाएगा, होगा ना। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है इस जिप्सम में। कितना है? CaSO4 2H2O। इसको बोलते हैं हम लोग जिप्सम। ठीक है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर हमें प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O, और 3/2 H2O क्या करता है, बाष्पित हो जाता है गर्म करने से। तो जो प्राप्त होगी ये कैल्शियम, ये क्या बोल, जिप्सम को 373 केल्विन से गर्म करने पर वह पदार्थ, वह यौगिक कहलाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, यहाँ सबका रासायनिक सूत्र दिया हुआ, तो सबका रासायनिक सूत्र इन क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O। देखिए CaSO4 हाफ H2O, तो आपका 66 का उत्तर हो जाएगा C। ठीक है, 66 का उत्तर आ जाएगा C। चलिए और एक चीज बता देते हैं, प्लास्टर पेरिस का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। ये हड्डियों को टूटने से, जिस टाइम देखना हम लोग कभी हाथ पैर टूट जाता तो क्या कि प्लास्टर कर देता है, तो वो जो चीज लगा हुआ है वो क्या चीज का बना हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ रहता है। ठीक है, तो हड्डियों को टूटने में इसका प्रयोग किया जाता है, हड्डियों को टूटने में टाइम प्लास्टर के प्रयुक्त में इसका किया जाता है। और जैसे व्हाइट ब्लैक बोर्ड में देखें, ब्लैक बोर्ड में जो चौक से लिखते हैं, जिस चौक से लिखते हैं वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है दोस्त। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करके ही चौक का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और ये भी आप लोग देखें कुछ कुछ खिलौना भी है, और सजावटी सामान बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बना, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, वो कहाँ से बनता है, किस प्रोसेस से बनता है, और उसका सारा डिटेल हम लोग यहाँ जान गए, और इसका यूजेज क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63। धातुओं को पतली तार में खींचने की क्षमता को कहा जाता है लचीलापन। इसको कहा, धातुओं को पतली तार में खींचने की क्षमता को डैश कहा जाता है। देखिए ये धातु और धातु का ये गुण है। धातुओं का गुण क्या है कि धातुओं का गुण कि उसको आघात वर्धनीयता बनाया जा सकता है धातुओं को। ठीक है, लचीलापन लाया जा सकता है। तो धातुओं को पतली तार में खींचने की जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को कहते हैं हम लचीलापन। ठीक है, और धातुओं को पतली चादर के रूप में जो गुण है खींचने का, उसको कहते हैं हम आघात वर्धनीयता। ठीक है, तो धातुओं को पतली चादर के रूप में बनाने की जो प्रवृत्ति है, जो ये गुण है धातुओं का, उस गुण को कहा जाता है आघात वर्धनीयता। ठीक है, और धातुओं को पतली तारों में खींचने की क्षमता जो गुण है धातु में, वह गुण कहलाता है लचीलापन। क्या है? लचीलापन। ठीक है, जिसको तार हम लोग खींचे जा सकते हैं। ठीक है, तार खींचे जा सकते हैं, जैसे सोना, इसको हम लोग, इससे गोल्ड से हम लोग ये खींचे जा सकते हैं। तार, लचीलापन, तार खींचा जा सकता है, और इसका चादर के रूप में भी हम लोग बनाया जा सकते हैं। गोल्ड को चादर के रूप में जो बनाया जाता है, उस गुण को, इस धातु का, उसको बोलता है आघात वर्धनीयता, और जो तार जैसे खींचे जाते हैं उस गुण को कहा जाता है लचीलापन। ठीक है, और ये प्रवाहकता मतलब कंडक्टिविटी, जो धातु में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है वो प्रवाहकता होती है, जैसे कॉपर में होता है, एल्यूमिनियम में होता है। ठीक है, इस टाइप का। तो समझ में आ गया।
देखिए 68 क्वेश्चन बोल रहा है डैश अत्यंत आघातवर्धनीय धातु है। सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय धातु गोल्ड का कहा जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा आघातवर्धनीयता धातु कौन सा है? गोल्ड। गोल्ड। और इसका लेटिन लेटिन नेम है, लेटिन नेम क्या है? ओरम। इसको ओरम है लेटिन नाम। इसका संकेत जैसे हम लोग लिखते हैं हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन का संकेत क्या लिखते हैं हम लोग? एच लिखते हैं। जैसे बेरियम, बेरियम का बी लिखते हैं। तो संकेत लिखने का एक तरीका क्या है किसी तत्व का, कि सबसे बड़ा सबसे फास्ट वाला लेटर कैपिटल होगा, उसके बाद छोटा वाला स्मॉल होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग सोना तो गोल्ड, तो इसको उसी हिसाब से अगर लिखा जाता है तो जीओ होता या तो जी होता। पर ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि ओरम वैज्ञानिकों ने कहा कि ये जो सोना है इसका लेटिन नाम को ही रखा गया। जो नाम देते टाइम, जो नेमिंग किया गया था उस टाइम, जो ये सोना धातु था गोल्ड, उनको ओरम नाम से जाना जाता है। इसीलिए उसका जो लेटिन नाम है, मतलब उसका ओरिजिनली जो नाम है उस नेम से ही रखा गया, इसीलिए उसको हम लोग ओरम कहते हैं। ओरम का ही इसीलिए हम लोग उसका सिंबल होता है AU। और बाकी सब का देखिए सिंबल, जैसे जो जिस नाम से होता है उसका फर्स्ट वाला लेटर कैपिटल, उसका जो लेटर होता है उसको स्मॉल से हम लोग डिनोट करते हैं। बट जैसे सोना और भी बहुत सारे तत्व है पीरियोडिक टेबल में जो लेटिन नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कॉपर, जैसे ये कॉपर, ये कभी कभार पूछा जाता है आप लोगों को क्वेश्चन, कॉपर का लेटिन नाम क्या है? ठीक है, तो इस कॉपर का हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉपर का लेटिन नाम है क्यूपोरम, क्यूपोरम। ठीक है, और जैसे गोल्ड का तो आप लोग जाने ओरम है। आयरन, आयरन तो हम लोग IR लिख सकते हैं, लेकिन IR तो नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? Fe लिखते हैं। क्या लिखते हैं? Fe। इसका नाम है फेरम। क्या नाम है? फेरम। फेरम, लेटिन नाम फेरम। तो आयरन का अगर लेटिन नाम पूछा गया क्या है? फेरम। कॉपर का क्यूप्रोम। ठीक है, जैसे लीड, लीड, लीड को हम लोग क्या लिखते हैं? सिंबल क्या दिखते हैं? PB दिखते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर होता तो L ही होता या तो L होता, लेकिन हम लिखते नहीं है, क्यों? लेटिन नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे तत्व है पीरियोडिक टेबल में, तो अब उसको भी लेटिन नाम से हम लोग अभी भी जाना जाता है और साइंटिस्टों ने नाम देके किया है। ठीक है, इसको तो लीड को हम लोग बोलते हैं प्लम्बम, प्लम्बूम, प्लम बूम। ठीक है, तो ये भी थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये भी कभी कभार आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है। 69 कहा है डैश गैर धातु लेकिन चमकदार है। ये इनमें से कौन सी अधातु है और चमकदार भी है? तो देखिए ये धातु अधातुओं का गुण ये है, साधारणतः गुण ये है कि अधातु अचमकदार होती है, जिसमें चमकदार नहीं होती, और धातुओं में चमकदार होती है। ये गुण है धातु और अधातुओं का। धातुओं में मुख्यतः चमकदार होती है और अधातु में मुख्यतः चमकदार नहीं होती। लेकिन ऐसा भी एक धातु है और दो चार और भी धातु है जिसका चमकदार होता है, अधातु है जो चमकदार होता है। तो इसमें देख कार्बन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये तो तीनों गैस है, ये तो तीनों है। ये भी देखिए आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसका चमकदार होती है, लेकिन अधातु साधारणतः क्या होता है? चमकदार नहीं होती। लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसका चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आयोडीन, याद रखिएगा। ठीक है, जो अधातु है आयोडीन जो चमकदार होती है। बोला 70 में बोला डैश ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम, जैसे ये धातु सब मैग्नीशियम, आयरन और जिंक, ये मुख्यतः ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। कौन? मैग्नीशियम, आयरन और जिंक। ठीक है, तो इसमें तो हम लोग का जिंक और आयरन तो दिया नहीं है, इसमें से हम लोग मैग्नीशियम में है, तो इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा C। याद रखिएगा मैग्नीशियम, आयरन और जिंक ये ठंडे पानी में रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये स्टीम मतलब बॉयल वाटर में क्या करता है? ये प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, नहीं तो हम लोग रोड का अगर ठंडे पानी में घुसा तो आयरन क्या रोड घुसा दिया तो क्या रिएक्ट करने लगेगा? लगता ना। ये तो हम लोग का प्रतिदिन जीवन का एक उदाहरण है। देखिए होता है क्या? नहीं होता है। उसी तरह ये मैग्नीशियम भी और जिंक भी है
जो ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, लेकिन गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और बहुत पतला HNO3 के साथ मैग्नीज का प्रभाव गैस डैश गैस विकसित होता है। मतलब बहुत पतला HNO3 डिल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ जिंक का रिएक्ट करके क्या बनता, कौन सा गैस विकसित होता है, वो हमको पूछा गया। ठीक है, तो देखिए ये Mn है प्लस मैग्नीज लिए, किसके साथ रिएक्ट कर रहा, HNO3 साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, यहाँ पे मैग्नीज क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और मैग्नीज नाइट्रेट का निर्माण करेगा, MgNO3 का नेटवर्क करेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ठीक है, तो कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ये। देखिए रिएक्शन मैग्नीज प्लस HNO3 रिएक्ट करता है, मैग्नीज नाइट्रेट बनता है और ये हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। ठीक है, देखिए और एक चीज़ बता रहे हैं कि आप लोग जानते हैं कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो लेफ्ट साइड में तत्वों की मात्रा या यौगिक की मात्रा, और राइट साइड में भी तत्वों या यौगिक या मिश्रण की मात्रा बराबर करना ही किसी समीकरण का संतुलित कहलाता है, संतुलित करना कहलाता है। तो देखते हैं, संतुलित करना भी हम लोग सीख लेते हैं। पहले देखते हैं इस लेफ्ट साइड में, इस रिएक्शन में मैग्नीज कितना टू है, लेफ्ट साइड में मैग्नीज 1 है और HNO3 1 मोलिकुल से है। ये जो नाइट्रिक एसिड है ये 1 मोलिकुल से है, तो इसको HNO3 का कितना बोलेंगे हम, कितना है, 1 है। लेफ्ट साइड में मैग्नीज 1 है, HNO3 1 मोलिकुल्स HNO3 है, तो 1 है। राइट साइड में भी हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं मैग्नीज, तो Mn, सॉरी ये Mn होगा, मैं लिखने में गलती होगी यार, Mn। ठीक है, Mn कितना टू है, 1 है और NO3 कितना है, NO3 देखिए NO3 ये 1 है, NO3 कितना है, 1 है और हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, तो देखिए ये हाइड्रोजन 2, तो इधर भी हाइड्रोजन हम 2 करेंगे, हाइड्रोजन की 2 की जरूरत है, तो इधर दे दिए हम 2। देखिए मैग्नीज 2 HNO3 बन गया, इधर हमको NO3 यहाँ पे कितना है, NO3 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, NO3 तो इधर भी हाइड्रोजन 2 है, तो इधर 2 मल्टीप्लाइड कर दिए, तो 2 इधर भी लगा देंगे, तो इधर भी 2 लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का संतुलित हो जाएगा। 72 प्रतिक्रिया का क्रम क्या है, देखिए कुछ तत्वों का हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, उसका रिएक्टिविटी। ठीक है, जैसे ये पोटेशियम Na, सोडियम, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। ठीक है, फिर इसको हम ऊपर में लिखते हैं लेकिन इधर ही है, जिंक, ये Fe, Pb, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर और पारा, सिल्वर और ये सोना। अगर हम लोग देखें इसका रिएक्टिविटी पावर डिक्रीज होता है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी पावर कितना, पोटेशियम का होगा। धीरे धीरे जितने नीचे नीचे जाएंगे सबका रिएक्टिविटी प्रतिक्रिया पावर घटते जाएगा, इधर से होके स्टार्ट, इधर से फिर इधर जाएगा, डिक्रीज होके जाएगा। तो हम लोग इसमें देखते हैं सबसे, इसमें तो क्या है, लास्ट में क्या है, Fe, तो Fe के पहले क्या है, जिंक, मतलब Fe से ज़्यादा रिएक्टिविटी क्या है, जिंक है, तो इस सबसे लास्ट में क्या होगा, Fe होगा, तो दोनों में Fe है। उसके बाद जिंक है, जिंक, उसके बाद कौन सा, Mg, देखते हैं उसके बाद Mg के बाद Na या Ca, Na Mg आया, देखिए Mg एल्यूमिनियम है, उसके बाद जाके Mg है, तो ये आपको उत्तर जाएगा B, 72B। ठीक है, 73 सिनेबर, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फाइड भी बोलते हैं, सिनेबर को हम लोग मैग्नीशियम सल्फाइड भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फाइड भी बोलते हैं, मैग्नीशियम सल्फाइड भी बोलते हैं, मैग्नीशियम सल्फाइड, सॉरी मार्करी सल्फाइड बोलते हैं, मार्करी सल्फाइड। तो मार्करी को Hg से डिनोट करते हैं और सल्फाइड को S से, तो HgS हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी। बोला कि सल्फाइड अयस्कों को डैश द्वारा ऑक्साइड्स में परिवर्तित किया जाता है, ऑक्साइड्स अयस्कों को डैश द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है, किस प्रक्रिया से। तो सल्फाइड अयस्कों को कन्वर्ट करते हैं हम लोग ऑक्साइड्स में, तो एक्सेस मात्रा में हम लोग उसमें गैस को एक्सेस मात्रा में प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण वो क्या करता है, ऑक्साइड में सल्फाइड आयस क्या करता है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को भुनने की प्रक्रिया कहा जाता है। सल्फाइड अयस्कों की भुनने द्वारा ऑक्साइड्स को परिवर्तित किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, भुनने, इसको बोलते हैं रोस्टिंग। देखिए 75 प्रश्न कह रहा है Fe2O3 2Al एरो देखे 2Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट का निर्माण हो, इस प्रतिक्रिया डैश कहते हैं। क्या इस रिएक्शन का नाम क्या है, प्रश्न में पूछा है। तो ये देखिए Fe, इससे पहले हम आप लोग को बताएं कि Fe ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू एल्यूमिनियम, ठीक है। क्या करेगा, Fe ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू Fe। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, Fe को रिप्लेस कर देगा। क्या कर रहा है, इस रिएक्शन में रिप्लेस कर देगा। देखिए एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, आयरन से। तो एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, आयरन से हटा दे रहा, तो Al2O3 निर्माण हो जा रहा है। तो क्या कर, विस्थापित कर रहा है और हीट का निर्माण हो रहा है। Fe अलग अपने चला जाता है, क्योंकि उसका उतना रिएक्टिव पावर नहीं है जितना रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम का होता है। इसीलिए इस प्रतिक्रिया को क्या, विस्थापित प्रतिक्रिया कहते हैं। सबको क्या कहते हैं, विस्थापित प्रतिक्रिया या विस्थापित केमिकल रिएक्शन, या तो विस्थापित अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।